ले बलमा, ले बलमा। ओके, वो होता तो ऐसा कुछ दिखता, ए होता तो ऐसा कुछ दिखता। अलग अलग तरह से एटम पुराण की बात करिए, अल्फा पार्टिकल दिखते थोड़ी तो वो जा रहा वो जा रहा वो जा रहा है, ऐसे थोड़ी दिखेगा भाई। अंकल ने बोला रदरफोर्ड बेटे, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? रदरफोर्ड ने बोला श्योर अंकल, डेफिनेटली आई हैव क्रिएटेड एन एटॉमिक मॉडल, यू कैन आस्क द क्वेश्चन एनीवेयर। अच्छा, ये एटॉमिक मॉडल देखा हुआ लग रहा है। जैसे समझो कि ये 10 रुपए लेके इधर गया, वहां पहुंच गया, मजा नहीं आ रहा, ये 10 रुपए वापस छोड़ देगा और आ जाएगा। हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? दिस इज मी अनुपम उपाध्याय और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, ये होने वाला है उन चीजों के ऊपर जिससे आप बने हुए हैं। तो हम सभी बने हुए हैं छोटी बड़ी छोटी मोटी चीजों से, जिनका नाम है एटम्स। क्लियर है? तो ऐसे बहुत तरह के एटम दुनिया में हैं। उन एटम्स को ही हम पढ़ते रहते हैं, हमेशा उनके बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन इन एटम्स के अंदर क्या है, ये एटम्स को कैसे पता किया गया, कैसे बनाया गया, कैसे ढूंढा गया। बनाया गया तो खैर हम नहीं जानते, लेकिन कैसे ढूंढा गया, कैसे पहचाना गया, वही चीज से रिलेटेड होने वाला है पूरा की पूरा चैप्टर। पूरे के पूरे चैप्टर में एनसीईआरटी की जो कठिन भाषा है, उसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की गई है। ऐसी चीजें जो आपको कभी समझ में नहीं आई, वो आपको बताने की कोशिश की गई। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको मेरी मेहनत सार्थक लगे, मतलब ऐसा लगे कि हाँ भाई, इस इंसान ने सही मेहनत कर दी है। चले शुरू करते हैं भाई सेशन। बेहतरीन सा सेशन किस चीज के ऊपर? एटम्स के ऊपर। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम करेंगे भैया एटम पुराण, कि कहां कहां से एटम आया गया है। सबसे पहले कौन कौन ने एटम के बारे में, आया गया नहीं, कौन कौन ने एटम को पहचानने की कोशिश करी कि ऐसा दिखता है एटम, वो होता तो ऐसा कुछ दिखता, ए होता तो ऐसा कुछ दिखता। अलग अलग तरह से एटम पुराण की बात करिए। इसके बाद हमने पढ़ा भैया सेकंड नंबर का पार्ट, जिसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बताया एटम के बारे में। तीसरा और सबसे बड़ा पार्ट जो इस पूरा चैप्टर इस चीज के अराउंड घूमता है, दिस इज बोर। ओके, तो यहां पर इस चीज के अराउंड पूरा के पूरा चैप्टर घूमता है, ये वाला है थर्ड पार्ट, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, और आखिरी चीज डी ब्रॉगली या फिर डी ब्रोगली, या इस चीज का असली नाम होता है, इस इंसान का असली नाम है डी ब्रॉय। इनका एक्सप्लेनेशन, इन्होंने कैसे एक्सप्लेन करा रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट को। ठीक, तो बहुत ही छोटा सा नन्हा सा चैप्टर है, ज्यादा खतरनाक चैप्टर नहीं है। कहानियां बहुत ज्यादा हैं, फॉर्मूले कुछ खतरनाक दिखने वाले फॉर्मूले, पर मैं उन्हें आपको याद रखने का सिंपल तरीका बता दूंगा, आप चिंता मत करिए। चलिए शुरू करते हैं और बता दूंगा ये भी कौन सा फॉर्मूला जरूरी है। सारे के सारे डेरिवेशन भी एक तरह से मैं कवर कर ही दूंगा। सबसे पहली बात शुरू होती है भैया पार्ट नंबर 1 की, एटम पुराण। एटम पुराण में, एटम पुराण मतलब एटम की कहानी। कहां ये हम कथा सुनाते आपको एटम महान की, ये ये एटम पुराण है हमारे एटम महान की। समझ गए भैया? ज्यादा ज्यादा नोटंकी हो रही जी को भैया। शुरू करते हैं सबसे पहली बात, कहां से? हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मॉडल से। तो लोगों ने सबसे पहले, बहुत पहले कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि, क्योंकि यार कोई भी इंसान सोचता होगा ना कि यार हम किसी चीज से तो बने हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी हैं, हम पूरा अर्थ मून सब चीजें देखते हैं, पूरा के पूरा पहाड़ देखते हैं, तो हर चीज अल्टीमेटली जब अपन उसको तोड़ते हैं तो वो एक छोटे से हिस्से में आ जाती है, फिर उस छोटे से हिस्से को तोड़ते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। तो लोगों ने हमेशा ये चीज कहीं ना कहीं सोची है कि ये पूरी की पूरी चीज, हर पूरी की पूरी चीज छोटे से 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 छोटे छोटे से सबसे छोटे एक पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। वो सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम है। ओके, अब वो एटम कैसा है, उसके अंदर क्या है, उसके बाहर क्या है, क्या वो एटम भी उससे छोटा है? तो पहले, सबसे पहले भैया, सबसे पहले डेमोक्रिटस, डेमोक्रिटस ने बोला था कि भैया एक 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 सबसे छोटा एलिमेंट है, वो क्या है? एटम है। ये इन्होंने बोला था कि सबसे, अपने हिंदू जो था वो क्या बोलते हैं, हमारे हिंदुओं के जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रंथ या फिर ऋषि मुनि जो रहे, उन्होंने भी, या फिर मैं तो बोलूंगा हर धर्म में किसी ना किसी ने सबसे पहले फिलॉसफी कर दी थी कि कोई भी चीज एक सबसे छोटे एटम से, एक सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है ना, हमेशा किसी ना किसी ने बोला। ऐसे ही डेमोक्रेटस ने भी बोला था। ठीक है, अब यहां पर बोला था, इसके अलावा आए थे जॉन डाल्टन। ठीक है, अब यहाँ जॉन डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताई थी, जिन्होंने इसमें बोला था कि सबसे छोटा पार्टिकल है, ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, यही मान के चला जाता था, यही थ्योरी को मान करके चला जाता था 1800 के बाद से, कि इसको डिविजिबल नहीं किया जाता, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, ये एकदम गोला है, बस इन्होंने दे दिया था, ये गोले के जैसा बना हुआ है, सॉर्टेड। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जे जे थॉमसन बैठे हुए थे।
जे थॉमसन चाह रहे थे, क्योंकि उस समय ना इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी। मैं आपको सही कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। उस समय पर इलेक्ट्रिसिटी क्या थी, बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में थी। लोग ना इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फुल ऑन रिसर्च कर रहे थे, खतरनाक वाली रिसर्च कर रहे थे। अब इसके ऊपर क्या लोगों ने देख लिया था, कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। वहीं फेराडे वगैरह ने एक्सपेरिमेंट करके बता लिया था पानी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो भैया जो थॉमसन थे, थॉमसन ने सोचा कि यार हम कुछ नया करते हैं, हम ना हवा से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। तो इन्होंने हवा को एक मतलब वैक्यूम चैम्बर टाइप बना लिया और इन्होंने बोला कि भैया खाली जगह से मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराऊंगा, और उस वैक्यूम चैम्बर के अंदर बहुत ही छोटी सी गैस भर दी और बहुत हाई वोल्टेज लगा दिया। तब इन्होंने देखा कि वहां पर से एक वैक्यूम चैम्बर के ऊपर से जो कैथोड है वहां से रे निकल के जा रही है। ठीक है, तो वहां वो जो रे थी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाली रे थी, क्योंकि वहां पर वो निकल के जा रही थी। अब इन्होंने बोला यार ये जो कैथोड है तो न्यूट्रल था, इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज क्यों निकल के जा रहे हैं, और अगर इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज निकल के आ रहे हैं तो ये आ कहां से रहे हैं, क्योंकि एटम तो इंडिविजुअल है। एक वो जो एटम होता है, एक कैथोड किससे बना होता है, एक कोई भी मटेरियल किससे बना होता है, बहुत सारे एटम से। तो कोई भी मटेरियल है, इसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे। अब ये एटम के अंदर से अगर नेगेटिव चार्ज निकल के आ रहा है, मतलब इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो ऐसे करके उन्हें पता चला कि अच्छा यहां पर इलेक्ट्रॉन होता था। बाय एक्सीडेंट उन्होंने क्या डिस्कवर कर लिया था, इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने बोला कि भैया एक एटम है, एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। तो उन्होंने बोला कि भैया एटम कुछ बहुत खतरनाक नहीं दिखता, एटम दिखता है तरबूज के जैसा। उन्होंने बोला तरबूज के जैसा दिखता है, तरबूज का जो लाल हिस्सा है ना। उन्होंने तो प्लम पाई मॉडल बोला था, पर मैं आपको तरबूज के हिस्से से बता रहा हूं, क्योंकि हम बहुत प्लम पाई नहीं खाते, मैंने नहीं खाई कभी। ठीक है, तो अब यहां पर उन्होंने बोला कि भैया जो तरबूज है, तरबूज का जो लाल हिस्सा है ये वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव हिस्सा है वो ऐसे बीजे हैं जो तरबूज के अंदर सीड्स होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज की तरह पूरे तरबूज में चारों तरफ फैले हुए, बढ़िया एकदम अच्छे से। ये था थॉमसन का मॉडल, बेहतरीन। बोले चोको चिप कुकी है, बस बिल्कुल वैसे ही उन्होंने बना दिया कि भैया एक कुकी है, कुकी के अंदर कैसे नेगेटिव चार्ज भी है, पूरा स्फेरिकल उन्होंने बताया था। इसके अंदर ऐसे पूरे नेगेटिव चार्ज ऐसे चोको चिप के टाइप फैले हुए हैं, और ये पूरा की पूरा इसके अंदर जो सॉलिड दूसरा पार्ट है, डो वाला जो पार्ट है, वो क्या है, जल्दी से बता दो वो क्या है। वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज। सॉर्टेड हो गया क्या हर एक प्राणी। इसके बाद आ गया रदरफोर्ड ने बोला कि अरे 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 मैं बताता हूं, रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट करा। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा, क्योंकि रदरफोर्ड को बोल दिया गया था कि भैया थॉमसन ने बोला था कि अगर ये एक मेटल है, ये एक सरफेस है, ये पूरी की पूरी एटम से बनी हुई है, और सारे एटम पूरे सॉलिड है, एटम से बनी हुई है, और हर एटम पूरा की पूरा सॉलिड है, और सॉलिड जो पार्ट है वो किससे बना हुआ है, पॉजिटिव से, और यहां बीच में नेगेटिव चार्जेस है। तो ये जो सॉलिड पार्ट, इसका मोस्ट ऑफ द सॉलिड पार्ट है वो पॉजिटिव से बना हुआ है, ऐसा थॉमसन ने बोला था। तो रदरफोर्ड ने बोला मेरे पास तो अल्फा पार्टिकल है, वो भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब रदरफोर्ड जी ने अल्फा पार्टिकल डिस्कवर कर रखे थे, उन्हें पता था वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। मतलब लोगों को ये पता था क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, काफी कुछ पता था, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज कहां से आ रहा है, नेगेटिव चार्ज कहां से आ रहा है। तो इट्स अ फनी सिचुएशन। मतलब सारे पीसेस इधर उधर पड़े थे, बट उनके पास एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं था। उनको ये नहीं पता था न्यूट्रॉन क्या है, उनको कुछ भी नहीं पता था इस समय। जो हमें अंडरस्टैंडिंग है उनकी ही रिसर्च की वजह से ऑब्वियसली, पर उसे जब वो इस सिचुएशन में फंसे हुए थे तो वो ये सब नहीं देख पा रहे थे। अब इनके पास पॉजिटिव चार्ज था, इन्होंने सोचा कि यार ये पूरा की पूरा सॉलिड है, और इसके अंदर जो सॉलिड भरा हुआ है तो पूरा की पूरा पॉजिटिव है। तो एक काम करता हूं, मैं अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर फेंक के मारता हूं, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव है, तो ये मस जाएगा और इससे टकरा के वापस चला जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं। तो ये सोच के इन्होंने, किसने, रदरफोर्ड ने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल फेंकने शुरू कर दिए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। तो वो तो ये सोच रहे थे ना कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव और यहां भी भर के पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो इसके बीच वाला ये जो पॉजिटिव रीजन है इससे टकराएगा और वापस चला जाएगा, ऐसे स्कैटर होगा, मस्त स्कैटर होगा। पर क्या हुआ, जब इन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर फेंके तो इन्हें पता चला भाई सारे के सारे अल्फा पार्टिकल इससे निकल के उस तरफ चले गए। ये अपन पढ़ेंगे पूरा की पूरा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो भैया ये पूरे निकल के जब उस तरफ चले गए तो उन्होंने बोला हाय राम, इसके अंदर तो बहुत सारी जगह खाली है। तो उन्होंने फिर ये वाला मॉडल दिया। ये वाला मॉडल आप बहुत जगह देखते होंगे इस तरह से कि एक ऑर्बिट ऐसे, एक ऑर्बिट ऐसे, एक ऑर्बिट। ये वाला मॉडल जो है ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। बहुत जगह आपने इस तरह से ये मॉडल देखा होगा कि इस तरफ से ये है, एक ऐसे, एक ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, पूरा की चारों तरफ इस तरह से कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये किसका मॉडल है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। उन्होंने बोला बीच में
पूरे के पूरे उसमें, पूरे के पूरे एटम में बीच का जो चार्ज है वो बहुत 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 छोटी सी जगह में पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है और काफी सारी जगह एटम के अंदर खाली है। बड़ा समझ गए? काफी सारी जगह एटम के अंदर खाली है। ऐसा समझ लो कि न्यूक्लियस बैठा हुआ है और न्यूक्लियस बस पूरा की मतलब न्यूक्लियस पूरे खेत में कैसे एक झोपड़ी होती है, तो वैसे पूरा एक खेत है, मस्त खेत है, हरे हरे, घोड़े गाना गा रहे हैं। घोड़े क्यों गाना गा रहे हैं भाई? तो यहाँ पे तो ऐसा इस चीजों में नहीं जाना। तो यहाँ पे खेत है, खेत के अंदर एक झोपड़ी है और पूरा की पूरा खेत ऐसे पड़ा हुआ है, हरा हुआ। तो वो झोपड़ी कितनी छोटी सी जगह में और खेत कितना बड़ा खुला ओपन पड़ा हुआ है। तो बस उसी तरह का खेल है कि न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह पे रखा हुआ है और पूरा की पूरा खेत एकदम हरा भरा खाली पड़ा हुआ है। उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, प्रोटॉन झोपड़ी के अंदर छोटी सी जगह में बैठे हुए हैं, घोड़े गाना गा रहे हैं, बाकी कुछ भी हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या बात? तो इसी तरह से बहुत छोटी सी जगह पे पॉजिटिव चार्ज और बहुत बड़ी जगह पे फैला हुआ कौन है? एटम है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो सारा की सारा मास और सारा की सारा पॉजिटिव चार्ज छोटी सी जगह पर, ऐसा उन्होंने बोला। दिस वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। ओके, अब यहां पर इसके बाद आ गए नील बोर्स। अब नील्स बोर ने आखिरी में आकर के खुलासा किया कि भैया ये रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कुछ गड़बड़ियां जो लोग ढूंढ रहे थे वो इनके मॉडल में नहीं थी, और इनके मॉडल में कुछ गड़बड़ियां लोग पॉइंट आउट कर रहे थे, वो एक्सप्लेन कर दी थी डी ब्रॉय ने। तो आप समझ गए, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स एंड डी ब्रॉय। थॉमसन को भी पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि थॉमसन के मॉडल में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं था, उन्होंने बस एक प्रिडिक्ट कर दिया था कि ऐसा होगा। तो थॉमसन लाइक एटॉमिक मॉडल वाज नॉट द बिगेस्ट वन, कि ऐसा कुछ खतरनाक नहीं बता दिया था उन्होंने। तो अभी हम यहां पर इसके बाद क्या पढ़ेंगे? रदरफोर्ड। कहानी आपको समझ में आ गई क्या हो रहा है? तो आपको बेटा क्या दिमाग में क्या रख के समझना है आपको ना, जब ये चैप्टर को सीखें, जब हम इस चैप्टर को समझ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि हम ऐसे देखने की कोशिश करें कि वो लोग क्या एक्सप्लोर कर रहे थे। लर्न दिस चैप्टर लाइक एक्सप्लोरर, मतलब तुम कुछ नया सीखना चाह रहे हो, तुम कुछ जानना चाह रहे हो। अच्छा, ये अगर इसके अंदर ऑर्बिट है तो ऑर्बिट कैसा होगा, कहाँ होगा, रेडियस होगी तो कहाँ होगी, कितनी होगी, इस तरह से ये वाला पर्सपेक्टिव रखेंगे। मैं वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, तो सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम दो तरह की चीजें देखेंगे। एक देखेंगे रदरफोर्ड पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। इसके बाद रदरफोर्ड के ड्रॉबैक क्या थे, रदरफोर्ड की पूरी कहानी का ड्रॉबैक क्या था। तो देखो बेटा, रदरफोर्ड अंकल ने जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा वो ये था, है ना। इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहां पर गोल्ड फॉइल लगाई। गोल्ड फॉइल लगाने के बाद यहां पे चारों तरफ से इन्होंने चारों तरफ से इस गोल्ड फॉइल को ऐसे एक शीट से ढक दिया। ये कौन सी शीट है भाई? ये शीट है फ्लोरोसेंट शीट। फ्लोरोसेंट शीट का क्या मतलब हुआ चीकू भैया? कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके जाएगा, और इस पे टकराएगा तो वहां ग्लो होगा। ठीक है, तो यहां से गया, डिफ्लेक्ट हुआ और वहां टकराया, तो हमें थोड़ी दिखते अल्फा पार्टिकल, दिखते थोड़ी, तो वो जा रहा है, ऐसे थोड़ी दिखेगा भाई। अरे वो देखो वो अल्फा पार्टिकल, अरे वो वाला मोटा अल्फा पार्टिकल, अरे वो पतला। ये सब नहीं होता है रेसिज्म यहाँ पे। ठीक है, यहाँ एकदम साफ, कोई पता ही कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई अल्फा पार्टिकल नहीं दिख रहा है आपको, समझ गए? तो यहाँ पर जब अल्फा पार्टिकल वहां पे जाएगा, वहां जाके हाय आतिशबाजी करेगा, हाय होए, तो यहाँ पे जाके इधर उधर टकराएगा, अल्फा पार्टिकल मस्त क्या करेगा, लाइट वाइट ग्लो करेगा, कोई फड़फड़ाने वाली बात इसमें नहीं है। तो यहां पर से इस सोच के इन्होंने फ्लोरोसेंट शीट वहां पर लगा दी। अब जैसे ही फ्लोरोसेंट शीट लगाई और इधर इस मशीन से, ये जो मशीन है रेडियो एक्टिविटी का सोर्स था, यहां पर से रेडियो एक्टिविटी अगले चैप्टर में सीखेंगे। अब यहां पे देखो भैया, ये वाला यहां पे इधर इधर करके इसने मारना शुरू करा, यहां पर अल्फा पार्टिकल गए, टकरा करके उधर जाने लग गए, वहां पे लाइट ग्लो होने लग गई। कोई भी पापी प्राणी फड़फड़ा तो नहीं गया इस बात को लेकर के, वहां पर ग्लो होने लग गए और देखा कि ज्यादातर पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले गए, कुछ ही थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हुए और 27,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल वापस आया। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, ये पूरे के पूरे सेटअप के बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने निकाला कि बहुत सारी स्पेस क्या है, खाली है। कुछ स्पेस में इसका पॉजिटिव चार्ज का डोमिनेंस है, जहां पर से कुछ थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ तो पूरी तरह से ही वापस आ जा रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी जगह पे, बहुत ही छोटी जगह पे, और बहुत ज्यादा स्पेस खाली है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू अनडिफ्लेक्टेड, व्हिच मींस मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ये वाली चीज उन्होंने देखी, बहुत सारी स्पेस खाली है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उसका थोड़ा सा दायरा है, उसके अगल बगल से ही हुआ है। तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, और इस चीज को उन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। और क्या हुआ कि ऑकेजनली एन अल्फा पार्टिकल,
occasionally an alpha particle travels back from the foil, गोल्ड फॉइल से वापस जा रहा है। तो ये वापस क्यों जा रहा है? अच्छा, इतना पास नहीं आया वो, है ना, इतना भी पास नहीं आया है, थोड़ा सा इससे दूर है, ऐसा लग रहा है ना टच ही कर दिया, नहीं टच नहीं कर दिया उसने, ठीक है। तो तुम ऐसा मत सोचना, यहाँ देख लो भाई जरा ध्यान से, ठीक है, ऐसा नहीं सोचेगा कोई पापी की टच ही कर दिया चीकू भैया। कहाँ गया भाई, मैग्नीफायर था ना इधर। तो यहां पर कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि चीकू भैया टच ही कर दिया है। तो यहाँ पे देखो ये ना टच नहीं करा, टच करके पहले ही वापस मुड़ गया। ओके चलो, तब यहाँ देखें भैया अगला चीज, अल्फा पार्टिकल का जो स्टेटमेंट था वो सारी की सारी बात है, इन्होंने काफी सारी चीजें इस चीज के बारे में बताई। अब इसमें ड्रॉबैक क्या था? जब रदरफोर्ड ये पूरा की पूरा मॉडल लेकर के गए, रदरफोर्ड ने पूरा की पूरा मॉडल वहां पे रिप्रेजेंट करा कि देखो ये मेरा मॉडल है, मैं लेकर के आया हूँ, फुल इंग्लिश में टाई लगा कर रदरफोर्ड पीपीटी दे रहे हैं, पीपीटी पे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर रदरफोर्ड ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज इसके अगल बगल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक। रदरफोर्ड जब ये समझा रहे थे वहां पर एक अंकल बैठे थे, अंकल ने बोला रदरफोर्ड बेटे मैं एक क्वेश्चन पूछूं? रदरफोर्ड ने बोला श्योर अंकल, डेफिनेटली आई हैव क्रिएटेड एन एटॉमिक मॉडल, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे ही अंकल तो मूड में थे, अंकल ने रदरफोर्ड से पूछ लिया, अंकल ने रदरफोर्ड से पूछा डू यू नो दीज इलेक्ट्रॉन्स? रदरफोर्ड ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगल बगल घूम रहे हैं। तो रदरफोर्ड से पूछा गया कि क्या ये इलेक्ट्रॉन जो अगल बगल घूम रहे हैं क्या ये एक्सिलरेट करते हैं? तो रदरफोर्ड ने बोला डेफिनेटली, कोई भी चीज सर्कल में घूम रही है तो उसके पास एक्सिलरेशन है, वो एक्सिलरेटिंग चार्ज है, क्योंकि कोई भी चार्ज जो सर्कल में घूम रहा है उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन तो होगी। एक्सिलरेटेड चार्ज है क्या? तो बिल्कुल है। एक्सिलरेटेड चार्ज तो ईएम वेव पैदा करता है, हमने यही सुना है, चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, बैठा हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, दौड़ता हुआ एक्सिलरेट करता हुआ चार्ज ईएम वेव पैदा करता है। तो क्या ये चार्ज जो एक्सिलरेटिंग है ये ईएम वेव पैदा करेगा? बिल्कुल ईएम वेव पैदा करेगा। तो अंकल ने पूछा बेटा रदरफोर्ड, जब ये चार्ज ईएम वेव पैदा कर रहा है क्योंकि ये एक्सिलरेटेड है, तो क्या इसकी एनर्जी का लॉस होगा? क्योंकि ईएम वेव पैदा करने पर तो एनर्जी का लॉस होना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने बोला जी चच्चा बिल्कुल लॉस होगा। तो चच्चा ने तुरंत रदरफोर्ड को बोला बेटा अगर एनर्जी का लॉस होगा तो ये तेरा इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ये घूम करके एनर्जी लूज करते करते यहाँ गिर नहीं जाएगा। बेटा कोई चीज एनर्जी लूज कर रही तो जाके गिर जानी चाहिए न्यूक्लियस में, क्रैश हो जाना चाहिए, पर क्रैश नहीं हो रहा ना। फिर तो भैया यहां पर से ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहां पर निकल के आया कि इन्होंने पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो कहां घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, गिर विर क्यों नहीं रहे? क्योंकि अगर एक्सिलरेटेड चार्ज है तो गिर जाना चाहिए, वो गिर क्यों नहीं रहा? वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो यहीं पर से ऑब्जेक्ट इनका जो मॉडल है वो स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की जो थी वो नहीं प्रूव कर पाया, उसी की वजह से पूरा की पूरा गिर गया, सॉर्टेड गया। उसके अलावा लाइन स्पेक्ट्रा करके एक चीज होती है, वो चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि लाइन स्पेक्ट्रा, विजिबल स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा ये क्या होता है, अपन देखेंगे बोर एटॉमिक मॉडल में पूरा जब समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये एक चीज थी, इसे भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये मॉडल वाला सीन कंप्लीट हुआ उसके बाद आ गए नील बोर। नील बोर ने बोला कोई बात नहीं, पार्ट 1 खत्म हो चुका है, तुम मुझसे पढ़ना शुरू करो, ठीक है, तुम मेरा वाला एटॉमिक मॉडल पढ़ो। तो नील बोर का अपन एटॉमिक मॉडल समझेंगे, पर उसके पहले क्वेश्चन देख लें। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल द न्यूक्लियस इज, क्या था भैया? स्मॉल एंड पॉजिटिवली चार्ज, लार्ज एंड न्यूट्रल। तो स्मॉल एंड पॉजिटिवली चार्ज था ऑब्वियसली, ठीक है। बोर के मॉडल की बात करते हैं, सॉर्टेड है। बोर्स के एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं, नील्स बोर के। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने वही रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, जो रदरफोर्ड फेंक के चले गए थे, वही सेम मॉडल को इन्होंने बोर्ड पे चिपकाया और वही टाई लगा के मस्त प्रेजेंटेशन देना शुरू करा कि सुनो, दिस इज माय न्यू एटॉमिक मॉडल दैट आई हैव क्रिएटेड। सेम टू सेम रदरफोर्ड जैसा एटॉमिक मॉडल इन्होंने बनाया और यहां छाप दिया। अब वही अंकल वहां पे भी बैठे हुए थे बोर के प्रेजेंटेशन में। अंकल बोल रहे हैं अच्छा ये एटॉमिक मॉडल देखा हुआ लग रहा है। तो अंकल देख रहे हैं बोर का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, और बोल रहे ये तो सेम देखा हुआ रदरफोर्ड का। बोर बोल रहा नहीं ये मेरा है। वो बोल रहा है अच्छा। अंकल बिल्कुल, अंकल का एकदम वाइवा लेने वाला वो टीचर नहीं होता है, वो बाहर आ गया अंकल का। अंकल बोले अब तो इसका वाइवा लेकर रहूंगा। तो अंकल ने वही सेम जो क्वेश्चन बोर से रदरफोर्ड से पूछा था वही बोर से पूछा कि अच्छा अगर ये तुम्हारा अगल बगल वाला जो चार्ज है क्या ये एक्सिलरेट कर रहा है?
तो बोर ने बोला अंकल एक्सीलरेट वगैरह सब ठीक है, वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। अगर आपको ये डाउट है ना कि वो एनर्जी रेडिएट करेगा और जाके क्रैश हो जाएगा, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। अंकल ने बोला क्यों क्यों नहीं कर रहा? तो बोर ने बोला क्योंकि उसकी एनर्जी और उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। बड़ा समझ गए क्या? तो यहां से बोर ने शुरू कर दी क्वांटम फिजिक्स। समझ गए? यहीं से शुरू हो जाएगा बोर एटॉमिक मॉडल और यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स का। यह चीज बहुत स्पेशल है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे उसको प्रूव करते हुए बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल स्टैब्लिश कर दिया। थोड़ी सी मेहनत के बाद इन्होंने इतना ज्यादा स्टेबल एटॉमिक मॉडल बताया जो आज भी आप लोग यूज कर रहे हो। ठीक है, तो शुरुआत रदरफोर्ड ने करी थी, लेकिन बोर का भी एटॉमिक मॉडल इज वेरी, बोर का एटॉमिक मॉडल ही हैज फाइनलाइज्ड इट। उन्होंने फिनिशिंग पूरी दी इस चीज में। तो हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि क्या थ्योरी है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। दोनों स्पेक्ट्रा वाला जो पार्ट मैंने बोला था वो हम कंप्लीट करेंगे। बोर्स ने जो पॉस्टुलेट दिए थे ये सब पढ़ने के बाद वो आखिरी में देखेंगे एनर्जी लॉ एंड लिमिटेशन ऑफ द बोर्स मॉडल। तो इनके मॉडल की क्या लिमिटेशन रही वो भी हम देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हम 6 पॉइंट देखेंगे। हर एक चीज, पूरा चैप्टर बेटा यही इसी चीज के अबाउट रिवॉल्व करता है कि बोर अंकल ने क्या कहा, कैसे कहते थे, क्या बोलते थे। तो बोर ने जो थ्योरी दी वो सेम टू सेम थी। बोर ने यही बोला कि भैया बीच में पॉजिटिव चार्ज है, इसके अगल बगल कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। पर जैसा रदरफोर्ड अंकल ने बताया था कि कहीं भी घूम रहे हैं, वैसा इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहे हैं। इन्होंने बोला भैया हाइड्रोजन इज बेस्ड ऑन, अच्छा इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनका ऑर्बिट फिक्स्ड है। इनका ऑर्बिट कैसा है? फिक्स्ड है। मैं आपको समझाता हूं। देखो इसका जो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट था ना, इन्होंने ऑर्बिट को बोला एनर्जी लेवल। समझ रहे हो क्या बोला? एनर्जी लेवल। दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, दीज आर ऑर्बिट। समझ रहे? ऑर्बिट तो ये घूम रहे हैं, पर इसके अलावा ये तो 3D था ना, पूरा इलेक्ट्रॉन उसमें कहीं भी घूम सकता था, पर इस चीज को बोला गया एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्यों बोला गया? इन्होंने बोला कि या तो इस एनर्जी पे होगा, या तो इस एनर्जी पे होगा, या तो इस एनर्जी पे होगा। ये पहले से डिसाइडेड होगा। हर एटम के लिए ये लेवल पहले से ही डिसाइडेड होगा। ऐसा नहीं बोल सकता तुम कि यहां और यहां इसके बीच में भी एक डाल दो यार। अरे यार नहीं, हम ऐसे इलेक्ट्रॉन बैठ नहीं पा रहे, थोड़ा इधर उधर करके यहाँ एक चटाई बिछा दो, इस पर बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि दो ऑर्बिट के बीच में जगह पड़ी है तो एक चटाई बिछा के मस्त 2-4 इलेक्ट्रॉन वहां बैठा दिए। नहीं हो सकता। ये क्लियर है? बिल्कुल क्या बोलते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये जगह फिक्स है। चटाई बिछा के बिठा दो, यहां पे नहीं बिठा सकते। समझ गए क्या आप? कोई भी इलेक्ट्रॉन को कहीं भी नहीं बिठा सकता, इसकी एनर्जी फिक्स है। चलो तो कैसे होगी भैया? तो इसमें क्या क्या चीज के ऊपर शुरू था, हम यहां पर एकदम शुरू से देखते हैं। तो बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, उन्होंने सबसे पहले ना पूरी की पूरी चीज किस पे? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के ऊपर बनाना शुरू की। तो पूरा एनसीईआरटी में भी जो सब हम देखते हैं वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब? कि एक यहां पर न्यूक्लियस है और इसके अगल बगल एक ही ऑर्बिट और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हाइड्रोजन लाइक एटम इज, दिस इज हाइड्रोजन, ओके। एंड इफ हीलियम प्लस इज गिवन, तो हीलियम प्लस भी ऐसा ही दिखेगा, ओके, सॉर्टेड है। और अगर यहीं पे हमारे पास तीसरी चीज दे दी, दैट इज लिथियम 2+, तो वो ऐसा दिखेगा। बेटा समझ रहे होगा? दीज आर ऑल हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो यहाँ न्यूक्लियस, इसके अगल बगल ये प्राणी घूम रहे हैं, दीज आर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, सॉर्टेड है। तो भैया हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन लाइक एटम आप ऐसा मान सकते हो, इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग असम्पशन। क्या फॉलोइंग असम्पशन है? पहली बात कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, पहला असम्पशन, सबसे पहली बात, सबसे सिंपल चीज, क्या आप यहां पर एक फोर्स लिख दोगे? यही सेम चीज हमारे पास उन्होंने भी बताई थी, रदरफोर्ड ने, कि ऐसे गोल गोल घूमते हैं। हम लिखेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से गोल गोल घूमते हैं। तो इनको लिखेंगे के जेड ई मल्टीप्लाइड विथ ई, के जेड ई मल्टीप्लाइड विथ ई अपॉन आर स्क्वायर। तो के जेड ई मल्टीप्लाइड विथ ई अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया फोर्स इन दोनों के बीच में। इस फोर्स को लिख देंगे एम वी स्क्वायर बाय आर। फोर्स को किसके बराबर लिख देंगे? एम वी स्क्वायर बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें एक रिलेशनशिप रेडियस का मिल गया और एक रिलेशनशिप
वेलोसिटी, वेलोसिटी, रेडियस, ये सारा सब कुछ हमें मिल गया। पहला एक रिलेशनशिप मिल गया। सेकंड रिलेशनशिप की बात करते हैं, दूसरे नंबर के रिलेशनशिप की बात करते हैं। दूसरी चीज हमें क्या पता करनी है? दूसरी चीज हमें पता करनी है भैया, इसका आर और एम का रिश्ता तो हमें पता करना है। दूसरी चीज हमें क्या पता है? इसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बेटा, एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, इन्होंने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसी वैसी जगह एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसी वैसी जगह ऑर्बिट नहीं बना लेगा। इन्होंने अपने स्टडी से, अपने कैलकुलेशन से एक ऐसा रिलेशन निकाला कि ऑर्बिट सिर्फ वहीं एग्जिस्ट करेगा। ध्यान से सुनना, ये रदरफोर्ड ने नहीं करा था, ये इन्होंने अलग करा। ऑर्बिट हर कहीं नहीं बनेगा, ऑर्बिट 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 सिर्फ वहां बनेगा, ध्यान से सुनना, ऑर्बिट सिर्फ वहां बनेगा जहां इसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल में क्या? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल में कोई चीज आ जाती है जैसे 1 2 3 4 5 6 10, 10.5 नहीं, 11.5 नहीं, 1.5 नहीं, 2.5 नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 300, 300.5 नहीं। तो यहां पे पूरी की पूरी चीज h अपॉन 2 पाई, फर्स्ट ऑर्बिट वहां बनेगा जहां एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई होगा। सेकंड ऑर्बिट वहां बनेगा जब एंगुलर मोमेंटम 2h अपॉन 2 पाई होगा। थर्ड ऑर्बिट वहां बनेगा जब एंगुलर मोमेंटम 3h अपॉन 2 पाई होगा। फोर्थ ऑर्बिट वहां बनेगा जब एंगुलर मोमेंटम 4h अपॉन 2 पाई होगा। क्या ये बात बहुत अच्छे से आप समझ गए? एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी 1 2 3 4, एवरी सिंगल वन ऑफ यू। आर यू गाइस गेटिंग इट भाई? तो इन्हीं जगह पर ऑर्बिट बन सकते हैं, अदरवाइज ऑर्बिट नहीं बन सकते। क्या आप क्लियर हैं? तो ये एक रिश्ता और ये एक रिश्ता, ये दो रिश्ते आपको अभी के लिए पता चल गए। एक रिश्ता तो मैंने ये बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। सॉर्टेड किसी भी एक रैंडम ऑर्बिट के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन जो यहां घूम रहा है, अगर इसका मास m है और इसका रेडियस r है, तो क्या उसका एंगुलर मोमेंटम हम mvr भी लिख सकते हैं? क्योंकि बेटा r इंटू पी परपेंडिकुलर ऐसे तो लिखते ही है ना एंगुलर मोमेंटम, mvr दैट इज r इंटू पी परपेंडिकुलर। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस भाई? mvr दैट इज r इंटू पी परपेंडिकुलर विल बी इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नाउ। सब भाई बहुत अच्छे से क्लियर क्लीन सॉर्टेड है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। r इंटू पी परपेंडिकुलर विल बी इक्वल्स टू L NH अपॉन 2 पाई। आगे देखते हैं, ये वाली चीज एक रिश्ता हमें पता, एक रिश्ता हमें और पता था, याद है? mv स्क्वायर बाय r विल बी इक्वल्स टू k ZE E अपॉन r स्क्वायर। यहां से इसे काटा तो देखो एक r का रिश्ता ये पता है, r और v का रिश्ता, एक r और v का रिश्ता यहां से पता है। तो हमें दो रिश्ते पता हैं और दो इक्वेशन है। तो हमारे पास दो रिश्ते हैं, ठीक? ये दो रिश्ते, दो रिश्ते और दो वेरिएबल है। दो रिश्ते और दो वेरिएबल होते हैं तो हम वहां पर से दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब हम यहां से वेलोसिटी भी निकाल लेंगे, हम यहीं से रेडियस भी निकाल लेंगे। अब हमें क्या याद रखना है बेटा? देखो ये पहला वाला रिश्ता, ये देखो दूसरा वाला रिश्ता, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करके वेलोसिटी और रेडियस दोनों मिल जाएगी। मतलब अगला स्टेप तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर है। बोर ने एक तो पहला वाला रिश्ता यूज करा, फोर्स वाला। दूसरा रिश्ता में उन्होंने एक असम्पशन बताया कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, NH अपॉन 2 पाई पर ही ऑर्बिट बनेगा। क्वांटाइज्ड है, पहली बात उन्होंने बहुत अच्छे से बोली, क्वांटाइज्ड है। अब अगर क्वांटाइज्ड है तो मैं हर ऑर्बिट में, एंगुलर मोमेंटम तो फिक्स है, तो हर ऑर्बिट में मैं क्या उसका ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकता हूं? बिल्कुल, हर ऑर्बिट का रेडियस पहले से ही मिल जाएगा हमें, फिक्स ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा। कहां पर होगा रेडियस, कितने रेडियस का ऑर्बिट होगा, ये भी मिल जाएगा। और उस, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, तो अगर रेडियस मिल गया, हमें इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, रेडियस मिल गया, तो क्या हम इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पता कर सकते हैं कि वहां अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किस वेलोसिटी से घूम रहा है? तो मैं हर ऑर्बिट का रेडियस भी पता कर लूंगा। भैया कोई भी ऑर्बिट बना तो इस ऑर्बिट का रेडियस कितना बड़ा है, कौन सा ऑर्बिट कितने रेडियस का, ये भी पता चल जाएगा। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बेटा सोच के देखो, एक इंसान ने कैलकुलेशन करके अंदर बैठे हुए ऑर्बिट का रेडियस निकाल दिया और उसके अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से घूम रहा है वो भी निकाल दिया। ये खतरनाक अंडरस्टैंडिंग वहां पर से आई, ठीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अब अपन देखते हैं, थोड़ी और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती?
NH मतलब 1h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई, 5h अपॉन 4 पाई। ये नहीं हो सकता यार, ये नहीं हो सकता है। तो 2.5h अपॉन 2 पाई आ गया, मतलब n की वैल्यू 2.5 आ गई, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सी इज गोइंग टू बी आवर आंसर। सॉर्टेड है भाई, ओके है, क्लियर है। चलो अब अपन बात करते हैं बोर्स की थ्योरी क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भैया, हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी एक ऑर्बिट में घूमने वाला है, ये कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। अगर एक ऑर्बिट है और ये दूसरा ऑर्बिट है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला भैया, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करने वाला। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है इस ऑर्बिट में, तो ये एनर्जी लेकर के यहां से यहां जा सकता है, E1 और E2। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, तो ये कुछ एनर्जी लेगा। एनर्जी कहां से आएगी, फोटोन से। तो कोई भी बाहर से एनर्जी का फोटोन आएगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन बोलेगा हाय मैं शक्तिशाली हूं, ये उठेगा और इधर से उठ के इधर चला जाएगा। सॉर्टेड। थोड़ी देर बाद वहां उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो उधर से कूद के इधर आएगा, तो फोटोन छोड़ देगा। समझ गए। तो ऐसे समझो कि ये 10 रुपए लेके इधर गया, वहां पहुंच गया, मजा नहीं आ रहा, ये 10 रुपए वापस छोड़ देगा और आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। तो ये फोटोन लेके ऊपर जा रहा है और नीचे से आने में एक फोटोन छोड़ दे रहा है। सॉर्टेड। यही इनका खेल है, कि यही इनका लेना देना है। तो भैया जब भी कोई चीज होगी नीचे से ऊपर जाएगी तो फोटोन एब्जॉर्ब करेगी, ऊपर से नीचे आएगी तो फोटोन रिलीज करेगी। कितना फोटोन एब्जॉर्बर रिलीज होगा, तो E1 माइनस E2 या E फाइनल माइनस E इनिशियल। तो जहां भी फाइनल में जा रहे हैं, इनिशियल जा रहे हैं, उसका आ जाएगा HF। इसी चीज को H म्यू भी लिख देते हैं बेटा, F को म्यू लिख देते हैं। इसी चीज को HC बाय लैम्डा, इसी चीज को 1 2 का 4 00 लैम्डा इन एमस्ट्रंग, इस तरह से लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉर्टेड। ये अलग अलग तरह से हमारे पास कितनी एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा उसका फॉर्मूला। सॉर्टेड है क्या भैया। अब यहीं पे ये सारी चीजों को यूज करके क्या मैंने तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है, ये इतनी गंदी कैलकुलेशन क्या निकालना चाह रहे हैं। तो बेटा यहीं पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, वो जो ऑर्बिट है उनका रेडियस और उन्हीं ऑर्बिट का वेलोसिटी। तो हम सबसे पहले क्या निकालना चाह रहे हैं, रेडियस निकालना। तो हमें ले दे के 2 ही फॉर्मूले पता है ना। ध्यान से देखना भैया, हमें ले दे के यहाँ पे पता क्या है, हमें ले दे के सिर्फ 2 ही फॉर्मूले पता है। पहला फॉर्मूला क्या है, mv² बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू kZe² अपॉन r²। यहां से इसे काट दिया गया, तो हमें क्या मिल गया भैया, mv², ये r आ गया, पहली चीज। अब अगर मुझसे यहीं पे पूछ लिया mvr इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो भैया, mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, ठीक है, nh अपॉन 2 पाई। अब अगर मेरे पास यहीं पे यही जगह पर सेम टू सेम जगह पर मुझसे पूछ लिया गया भैया कि बताओ कि r की वैल्यू क्या होगी, रेडियस कैसे निकालोगे, तो मैं बोलूंगा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। मैं क्या बोलूंगा भाई, दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर कर दो। तो जैसे इसमें तो r कट गया, तो यहाँ पे देखते हैं भैया, दोनों तरफ स्क्वायर करा तो आ जाएगा m² v² r² इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। सॉर्टेड है। अब यहाँ पर v² इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ गया v² इज इक्वल्स टू kZe² अपॉन rm। ठीक है, तो v² विल बी इक्वल्स टू kZe² अपॉन rm। एवरीवन इज सॉर्टेड। अब यहां पर v² की वैल्यू इधर डालेंगे, समझ गए, v² की वैल्यू इधर डाल देंगे। तो जैसे ही हम v² की वैल्यू इधर डालेंगे, यह आ जाएगा m² kZe² अपॉन rm मल्टीप्लाइड विथ r² विल बी इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। यप, ये r से r गया। अब पूरी चीज को सॉर्ट करके हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। बड़ा समझ गए। तो ऐसे हमने r की वैल्यू निकाली। अब यहीं पर r की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देंगे तो v की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला, बहुत ही ट्रिक, इन दोनों चीज को यूज करना, आप कहीं भी इस चीज को डिराइव कर सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगा ये फॉर्मूला याद रखो, मैं बोलूंगा इन दोनों को याद रखो। इस पूरे को स्क्वायर करो, सॉरी इस पूरे को स्क्वायर करो और v² की वैल्यू यहाँ टाप दो। दैट्स इट, बस तुम्हें r की वैल्यू पता चल जाएगी। r की वैल्यू निकाल लो, v की वैल्यू टाप दो। बहुत अच्छे से समझ गए, काफी अच्छे से समझ गए भाई। तो अगर यहां से v की वैल्यू निकाल लो और फिर यहाँ डाल दोगे तो r की वैल्यू के टर्म में आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं, तुम्हें जो करना है ना वो कर सकते हो, सिर्फ ये 2 वैल्यू याद रखो। सॉर्टेड। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि चीकू भैया ये सब तो ठीक है, क्वेश्चन इस पे थोड़ी सॉल्व होंगे, इतनी थोड़ी वैल्यू पुट करेंगे। सही समझे, क्वेश्चन इस पे सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन के लिए ये सब की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पर ना सब कुछ काट करके r का जो फॉर्मूला है
उसकी जो वैल्यू निकल के आती है, एकदम छोटी सी सिंपल सी वैल्यू निकल के आती है ये। ठीक, जरा ध्यान से समझना, आर का फॉर्मूले में जो वैल्यू निकल के आई वो 0.529। ठीक, 529 का जॉब है उसका, या 9 to 5 का जॉब है। यू नो, ही इज गेटिंग इनटू द 9 to 5 जॉब, दैट्स इट। रेडियस है, चक्कर है, 9 to 5 का जॉब है। समझ रहे हो क्या? ये बस सेम टू सेम वही बात चल रही है। तो यहाँ पे देखो 529, 9 to 5 का चक्कर है, उसका क्या है? रेडियस है। उसका रेडियस क्या है? उसका रेडियस आ रहा है, उसका जो रेडियस आ रहा है वो आ रहा है n² z, और ये है एमस्ट्रंग में। बड़ा समझ रहे हो क्या? इसका जो रेडियस आ रहा है वो एमस्ट्रंग इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल्स टू 1 एमस्ट्रंग। हर एक प्राणी यहां तक बहुत अच्छे सॉर्टेड है। r विल बी इक्वल्स टू 0.529 n²/z। याद रखने का तरीका, r इज इक्वल्स टू नन्नाज, बेटा नन्नाज, NNAZ, नन्नाज बॉय, ममाज बॉय की जगह ननाज बॉय। ठीक है, ननाज बॉय। अब यहाँ पे देखो r इज इक्वल्स टू ननाज, एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड। ननाज मतलब n²/z। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। तो हमें ये चीज को याद रखना है, r इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। ननाज, एवरीवन क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी क्या होती है? सेम चीज चीकू भैया, वेलोसिटी भी खतरनाक हो रही है, कितनी गंदी आ रही है। हमें यहां पर वेलोसिटी में फॉर्मूला जो याद रखना है वो फॉर्मूला ये वाला देख रहे हो, ये चीज याद रखनी, पूरी गंदगी याद नहीं रखनी। आर तो ठीक है, हमें पूरी गंदगी याद नहीं रखनी, हमें सिर्फ मतलब है किससे? वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁻⁶ Zn। बड़ा समझ गया? तो ये कांस्टेंट है, इसको किसके साथ लगा दिया? Zn, तो ये आ जाएगा विजन, VZn। समझ गया भैया? तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, Zn, विजन। सॉर्टेड। तो हमने दो फॉर्मूले निकाले, मैंने आपको पहले दो रिलेशन बताए, उससे हमने r और v का गंदा वाला फॉर्मूला निकाल लिया। उसमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद पता चला कि वेरिएबल तो सिर्फ दो हैं, एक z और एक n। तो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू विजन प्रोपोर्शनल टू z/n, और यहीं पे कहां गया ये? r will be equals to nanas। Everyone is super duper clean, clear, sort। अब यहां देखेंगे अगली बात, for which of the following Bohr model is not valid? किस चीज के लिए बोर मॉडल वैलिड नहीं है? सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, या फिर एक ड्यूटेरॉन एटम। जरा समझें, बताएं किस चीज के लिए वैलिड नहीं है? तो बेटा जो हमारा नियॉन है इसके लिए वैलिड नहीं, क्योंकि हमने बात करी थी हाइड्रोजन लाइक के लिए वैलिड है। हर किसी के लिए वैलिड नहीं, हाइड्रोजन लाइक के लिए वैलिड है। एवरीवन इज सॉर्टेड भाई यहां तक? ठीक। अब ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, बेटा फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, ध्यान से देखो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड। ओके, देखते हैं 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? 2πr, मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में जो वेलोसिटी आती, पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं, पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं, तो 2πr घूम रहे हैं, v वेलोसिटी से। कितने टाइम में घूम लेंगे? t टाइम में। 1/t क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। एवरीवन इज सॉर्टेड। तो ये वाली चीज आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी v/2πr। ओके, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी के लिए हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू विजन। v के लिए लिखेंगे Zn, देखना भाई, Zn अपॉन r के लिए लिखेंगे नन्नास, मतलब n²/z। सॉर्टेड है? तो इट विल बी, फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू z²/n³। फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू z²/n³, दैट इज इनवर्स ऑफ n³, दैट इज दिस। बड़ा समझ में आ गया तुम्हें? बहुत अच्छे से समझ में आ गया तुम्हें? ऐसे ही तुम्हें अगर कुछ भी पूछा जाए तो ये फॉर्मूले जो बेसिक तुम्हें पता है उन्हीं से यूज करके निकल जाता है। काफी बार इस तरह का क्वेश्चन आएगा रिलेशन वाला। सॉर्टेड है हर एक प्राणी भाई? क्लियर है? एनर्जी कैसे निकालेंगे nth ऑर्बिट की? तो क्या हमें वेलोसिटी पता है? जल्दी बता दो। क्या हमें काइनेटिक एनर्जी पता है? बिल्कुल पता है चीकू भैया, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक, वेलोसिटी का स्क्वायर, जब तुम पूरी की पूरी गंदी इक्वेशन सब कुछ ये देखो यहाँ पर ऐसे लिखोगे, वही जो वेलोसिटी की इक्वेशन वहां निकाली थी उसको यहाँ ला करके लिखोगे। चीकू भैया सब याद करना है क्या? नहीं याद
ठीक है, तो ये सब वैल्यूज को जब तुम यहाँ ला करके ऐसे लिखोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू निकल के इस तरह से आएगी। अब इस वैल्यू में देखो, तो यहाँ पे हमें देखना है सिर्फ जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, ये दो ही चीजें तो हैं। तो यही तो लॉजिक भी बनता है यार, कि अगर काइनेटिक एनर्जी है तो ऑब्वियस सी बात है यार, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का स्क्वायर ही तो है। तो वेलोसिटी क्या होती है, v इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन। तो अगर इसका स्क्वायर कर दिया मतलब जेड और एन का स्क्वायर कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाँ या ना? अब यही पूरी चीज को हम ध्यान से देखेंगे कि अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो जितना भी कांस्टेंट है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ जितना कितना सारा है के स्क्वायर, ये सारा सब कुछ का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा तो ये सारी वैल्यू फाइनली निकल के आएगी प्लस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही होने वाली है, 113.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है एवरीवन? एवरी सिंगल वन ऑफ यू आर सुपर डुपर क्लीन क्लियर सॉर्टेड। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि चीकू भैया वहां पर एक जेड प्लस जेड करके एक चार्ज बैठा है, उसके बगल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी, पर ये नेगेटिव होगी चीकू भैया। नेगेटिव क्यों होती है पोटेंशियल एनर्जी? नेगेटिव क्यों हो रही है? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मतलब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर देखो, इन दोनों के बीच की के जेड ई अपॉन आर, आर की भैया वही सेम टू सेम कहानी, आर का जो पुराना हमने कैलकुलेशन निकाला था वो सारा के सारा कैलकुलेशन हम यहाँ पर ला करके रखने वाले हैं। तो u इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू माइनस प्रोपोर्शनल टू, u इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू, एक तो नेगेटिव होगा है ना, नेगेटिव साइन रहने वाला है, इज प्रोपोर्शनल टू z, z तो रहने वाला है, के ई तो कांस्टेंट है, z रहने वाला, नीचे है r, r इज प्रोपोर्शनल टू ननाज, दैट इज n स्क्वायर बाय z। ओ तो ये भी आ रहा है माइनस z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो, हाँ, क्योंकि मैं तो सालों से पढ़ा हूं, मुझे पता ही यही आने वाला है। तो u इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यप, ये वाली चीज हमारे पास निकल के आ गई। अब ये जो u है, u इज प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक, यही चीज। अब u की वैल्यू क्या आएगी चीकू भैया? सारे कांस्टेंट वगैरह सब कुछ की वैल्यू रखने के बाद अगर हम u की वैल्यू निकालें तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस 13.6 का डबल। बेटा समझ रहे हो, यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी में 13.6 आई थी, इसका डबल आएगा, 13.6 का डबल आ जाएगा 27.2, ठीक है, 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आएगी हमारी वैल्यू। हर एक प्राणी यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर है। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब कोई पूछेगा चीकू भैया टोटल एनर्जी की वैल्यू बता दो, ठीक, यही इन दोनों को सबको सब तरह से ऐड कर देंगे। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू बताओ चीकू भैया, टोटल एनर्जी की वैल्यू। तो मैं यहां लिख देता हूं, टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी जरा बता दो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आई थी माइनस 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 13.6, ये पॉजिटिव थी, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके, अब यहां देखो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो एक ही वैल्यू चलिए ले देखे, ये 13.6 का डबल और नेगेटिव, ये 13.6 और ये 13.6 का नेगेटिव, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर तीनों में कॉमन है, तो टोटल एनर्जी दोनों का सम आ गया है, ठीक। फड़फड़ाना नहीं है, ये जो गंदी गंदी चीजें लिखी चुके हैं इन सबको क्या करेंगे, नहीं, इनके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। हमने क्या सीखा मैं आपको बता देता हूं, हमने क्या सीखा। हमने सबसे पहले सीखा आर का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला वाज इक्वल्स टू 0.529 एमस्ट्रंग, 925 जॉब का चक्कर है चूंकि रेडियस है उसका, एमस्ट्रंग में था ये वाला रेडियस, और इसके साथ अपने लिखा नन्नाज आर स्क्वायर बाय जेड। दूसरी चीज हमने वेलोसिटी देखी, वेलोसिटी वाज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू zn, तो ये था कितना 2.2 into 10 to the power 6 z by n। क्या ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है? थर्ड, पहला क्लियर, दूसरा क्लियर, तीसरा वाला, तीसरे वाले में हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखिएगा भैया, तीसरे वाले में जब हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आ गई थी प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। फोर्थ, पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी इसकी डबल 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और फिफ्थ,
टोटल एनर्जी जो आई थी वो आई थी माइनस, जैसे ये प्लस था ये माइनस था, तो टोटल एनर्जी भी माइनस आई, वो आई 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। क्या 5 फॉर्मूले अभी तक के इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट 5 फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्या हुआ, क्या इस चीज के ऊपर हाइड्रोजन एटम के बारे में बोर ने जो ये 5 चीजें बताई, क्या इससे हम हाइड्रोजन एटम के बारे में सब चीजें पता कर सकते हैं? उसकी रेडियस पता है, उसकी वेलोसिटी पता है, उसके अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम पता कर सकते हैं, वो तो पता ही है, NH/2 से निकल जाएगा। ऐसे हर ऑर्बिट की एनर्जी पता कर सकते हैं कि इनके अंदर की कितनी एनर्जी है, पूरा के पूरा ऑर्बिट की एनर्जी इतनी होगी, इस पूरे के पूरे ऑर्बिट की एनर्जी इतनी होगी, इस पूरे के पूरे ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, ये पता कर सकते हैं बिल्कुल। KLM, ABCD क्यों नहीं बोलते, कॉमन है, ठीक है। तो KLMNOP इस तरह से चलता ऑर्बिट, K से शुरू करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट इज K, सेकंड ऑर्बिट इज L, थर्ड ऑर्बिट इज M, इस तरह से चलता है ऑर्बिट की एनर्जी कितनी, फर्स्ट वाले की एनर्जी देखो, सबसे पहले एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ये कितनी होगी, जल्दी बता दो, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितनी होगी, -13.6 पहला ऑर्बिट अपॉन 1 का स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम लिखा है तो हम Z की जगह भी वैल्यू 1 डाल रहे हैं, Z इज इक्वल टू 1, एवरीवन इज सॉर्टेड। N स्क्वायर यहां पे डाला, E का फॉर्मूला होता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो जेड तो 1 है, एन भी 1 है पहला ऑर्बिट में। सेकंड ऑर्बिट में लिए क्या करेंगे, वो लिखेंगे -13.6 जेड स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, एन स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। तीसरा -13.6 जेड स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, एन स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आ रही, 1 2 3 एवरीवन। तो ये क्या गया 13.6 अपॉन 1, 13.6 अपॉन 4, 13.6 अपॉन 9। क्या प्राणियों को हर बात समझ में आ गई? यप, एवरीवन इज सुपर डुपर क्लीन क्लियर सॉर्टेड। यहां देखो हर ऑर्बिट K L M N सारे के सारे ऑर्बिट, सारे के सारे शेल्स भी बोल लो, इसको ऑर्बिट बोल लो, एनर्जी लेवल बोल लो, ये सबके सबकी एनर्जी यहां पर लिखी हुई है बहुत आसानी से। 13.6 ठीक है, 13.6 बाय 4, 13.6 बाय 9, 13.6 बाय 16। समझ रहे हो 16 क्यों, क्योंकि n का स्क्वायर है। फर्स्ट ऑर्बिट में 1, सेकंड ऑर्बिट में 4, थर्ड ऑर्बिट में 9, फोर्थ ऑर्बिट में 16, फिफ्थ ऑर्बिट में कितना कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, तो एक इलेक्ट्रॉन को उड़ा के ले जाने की जितनी एनर्जी, उड़ान पकड़ा और उड़ा के ले गए, तो जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को इधर से पकड़ के उड़ा के बाहर ले जाने में देनी पड़ेगी, वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द टोटल एनर्जी जो हमें उसे देनी पड़ेगी, ठीक। तो उसे जहां भी है, जिस भी जगह पर वो इलेक्ट्रॉन है, जिस भी एटम के अंदर, जिस भी न्यूक्लियाई के अंदर, जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव में होगी, जितनी उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव में होगी उतनी उसको पॉजिटिव में दे दोगे तो हम उड़ा के इलेक्ट्रॉन को लेकर के जा सकते हैं। समझ गए? जितनी उसके ऊपर टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी उतनी की उतनी, जैसे किसी की -10 जूल है लेट सपोज, तो तुमने जब +10 जूल दे दी तो आप उड़ा के ले जाओगे, दैट इज गोइंग टू बी इट्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझ गए हर एक प्राणी? क्लियर? तो उसकी टोटल एनर्जी निकाल लो, नेगेटिव में आएगी उतनी ही तुम्हें पॉजिटिव में देनी है, वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। अब यहां पे देखो डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल, दो एनर्जी लेवल का बीच का डिफरेंस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इन एन एटम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन, कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिटेड होगी व्हेन द एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम द अपर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, तो कोई भी एटम मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे ट्रांजिशन कर रहा है, तो किस की एटम नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा ना ऊपर से नीचे, तो भैया कितना फ्रीक्वेंसी का वेव पैदा होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भैया एनर्जी का जो डिफरेंस है वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम बोलेंगे कि भैया जो लैम्डा पैदा होगा वो लैम्डा पैदा होगा, ध्यान से देखना, 1 2 का 4 0 अपॉन 2.3, दैट्स इट। ये हमें किस में मिलेगी, नैनोमीटर में मिलेगा, क्योंकि हमने एक ही 0 डाला है तो लैम्डा नैनोमीटर में आएगा। ठीक, इससे इसको काट दिया तो ये कितना आ जाएगा, लगभग, जैसे ही अपन इस पूरी की पूरी चीज को काटेंगे ये लगभग हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से जब हम इस चीज को देखेंगे तो लगभग हमारे पास अभी कुछ ना कुछ आ गया। मैं ज्यादा इसमें नहीं जा रहा, 1 2 का 4 0 करके 1 2 का 4 00 अपॉन 23, मैं सिर्फ इतना ही करके छोड़ दे रहा हूँ, इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर -9।
ये बात समझ में आ गई? ये आ गया लेमडा। अगर हमसे अब पूछा गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो लेमडा हमें पता है, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा। फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन, हमने यहाँ पे क्या निकाला, लेमडा निकाल लिया। अब सी अपॉन लेमडा मतलब 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा। लेमडा कितना होगा, 12400 इंटू 10⁻⁻9, और ऊपर क्या आ जाएगा 63। एक मिनट, ऊपर क्या आ जाएगा 23, नॉट 63। भाई कुछ भी लिख रहे होगा चिकू भैया, ये 23 है, 63 नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमने इस चीज को, यहाँ पे था ये 23, इसे ऊपर भेज दिया, ये आ गया 23 इंटू 3 इंटू 10⁸, इसे ऊपर भेजा गया। जैसे ही इसे ऊपर भेजा गया, ये 10 कुछ, अच्छा यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, चार जीरो उड़ा देता हूँ, ये 3 जीरो ऐसे करके यहाँ तक उड़ा दिया, 3 जीरो उड़ गया तो ये बचा 6 ऊपर गया, तो ये बन गया 10⁻+14। तो माइनस तो आएगा नहीं, प्लस वाला हमारा आंसर होगा। सॉर्टेड हो गया, तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर है। इसी तरह से सारी की सारी बातें निकाल ली गई। ओके, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे दे रखा है द रेशियो ऑफ, फिर से वही सवाल है, एनर्जी के ऊपर सवाल है। बोला गया द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड से रेशियो पूछा है। तो बेटा काइनेटिक और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ये हमने बात करी हुई है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी से आधा होगा। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड टोटल एनर्जी का आधा, पोटेंशियल एनर्जी का आधा, समझ गए। और पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली यही चीज किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर। सेम टू सेम बात है। अब यहाँ पे पूछा गया तो रेशो क्या आ जाएगा, 1:1। ऑब्वियसली भाई सभी प्राणी बहुत अच्छे से क्लियर है। अगला, तो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होगा इन एन एटम, इतना, कोई दिक्कत नहीं। इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी इतनी दे रखी है। ध्यान से देखो, अच्छा सवाल है। टोटल एनर्जी दे रखी है -3.4, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 3.4। ओके, अब पोटेंशियल इसकी डबल होती है, टोटल एनर्जी की डबल पोटेंशियल होती है, नेगेटिव में। तो पोटेंशियल होगी इसका डबल, दैट इज -3.4, तो 6.8। क्लियर है, -6.8 कौन सा होगा भैया इनमें से, एक काइनेटिक पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्लियर है, ओके है, ठीक है भैया। अब यहाँ पे देखते हैं, अपन बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, कि क्या होता है यार चिकू भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो दो तरह के एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं, एक इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा की बात करें, स्पेक्ट्रा क्या होता है। स्पेक्ट्रा जो होता है वो स्पेक्ट्रम को बोलते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब सारे कलर हैं, कहीं से भी लाइट आ रही है तो उसमें पूरा की पूरा हमें स्पेक्ट्रम दिख रहा है, सारे कलर दिख रहे हैं, लाइट कोई आ रही है हमारे पास। जैसे प्रिज्म है, तो प्रिज्म पे से एक व्हाइट लाइट कहीं से आई, जैसे सन है, सन पे से व्हाइट लाइट आ रही है, हमने उसको प्रिज्म पे डाला, तो प्रिज्म पे ऐसे वो स्कैटर हुई, तो सारे के सारे पूरे के पूरे कलर, सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे वॉयलेट, पूरा की पूरा मस्त फैला, सारे कलर है। उसके बीच में से एक आध कलर गायब है, तो थोड़ा अजीब लगेगा ना यार, बीच का एक कलर गायब है भाई, कहाँ गया, समझ रहे। उसी तरह की बातें चल रही है। तो यहां पर हमारे पास हमें स्पेक्ट्रा वाला वर्ड समझ में आ गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो जब भी व्हेनेवर एन हम क्या करते हैं, व्हेनेवर एन एटॉमिक गैस, कोई भी गैस है वो क्या कर रही है, और वेपर है, कोई भी वेपर है, वो अगर लो प्रेशर पर है तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास किया जाएगा, है ना। और उसमें क्या होगा कि वो रेडिएशन इमिट करेगी। मतलब जब भी हम उसे एनर्जी दे रहे हैं ले दे के, वो क्या करने वाली है, कुछ एनर्जी इमिट करने वाली, कोई भी गैस लो प्रेशर पे। सॉर्टेड। जब वो इमिट करने वाली है रेडिएशन, तो उसमें क्या होगा कि जब वो इमिट कर रही है रेडिएशन, जो इमिट कर रही है, जैसे अपन उसको कुछ भी कर रहे हैं तो एनर्जी दे रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, तो उसके अंदर से एमिशन हो रहा है किस चीज का, रेडिएशन का। तो क्या एक गैस सारे रेडिएशन इमिट कर देगी? सोचो एक बार, एक गैस है जिसको अपन ने कुछ करवाया, उससे रेडिएशन इमिट करवा रहे हैं, तो क्या वो सारे कलर इमिट कर देगी एक ही गैस? नहीं ना, कुछ ही कलर इमिट कर पाएगी। तो जब एक गैस कुछ ही कलर इमिट कर पा रही है,
वो एक गैस है जिसको अपन रेडिएशन करवा रहे हैं, जिससे अपन एनर्जी निकलवाना चाह रहे हैं, वो कुछ ही कलर इमिट कर पाएगी। तो ऐसे समझो क्या सारे कलर इमिट करेगी? नहीं, कुछ 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 इमिट करेगी। 2-3 इधर से कर दिए, 2-4 इधर से कर दिए, 2-5 उधर से कर दिए, कुछ ही कलर वो गैस इमिट करेगी। सॉर्टेड, बाकी कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी, इमिट कर लेगी। ठीक। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कुछ इस तरह का दिखता है। इसका क्या मतलब होता है? तो व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू अ गैस, एक गैस को व्हाइट लाइट, अपन क्या करते हैं जब भी अपन एक गैस से व्हाइट लाइट को पास करते हैं, नॉर्मल सन की जो लाइट है उसको एक गैस से पास कर दिया, तो क्या कर लेगी गैस, क्या कर लेगी? तो हमें क्या मिलता है? हमें इस तरह का कुछ देखने को मिलता है। मतलब हमने अच्छी भली एकदम पूरी पूरी प्रॉपर व्हाइट लाइट पास करी, उसमें सारे कलर थे। अब बीच में से जैसे हमने पास करा तो ये देखने को मिला बीच के कोई कलर निकाल के खा गया। जैसे मिठाई के डब्बे में से बीच में से 1-2 मिठाई निकाल लेते, वैसे यहां पर से किसी ने कलर निकाले और खा गया। अब वो जैसे ही खा गया भैया, तो ये डार्क लाइन क्या करती है? डार्क लाइन कॉरस्पॉन्ड टू प्रिसाइजली टू दोज वेवलेंथ विच वर फाउंड इन द इमिशन लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ द गैस। बेटा समझे? तो ये वाला स्पेक्ट्रा क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इन दोनों का मतलब क्या है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है? कि जब हम गैस को ऐसा समझ लो एनर्जी दे रहे हैं, ठीक, गैस को अपन ने एनर्जी दी, जैसे ही हमने गैस को एनर्जी दी, उसने कुछ एनर्जी जिसको मिली वो रेडिएट करेगा, तो उसने कुछ अपनी वेवलेंथ, कुछ चीजें इमिट करी, है ना, उसने कुछ रेडिएशन अपने अंदर से इमिट करी। वो रेडिएशन कैसी थी? ऐसी थी। ये वाले सारे कलर्स, थोड़े से ऐसे, थोड़े से ये, थोड़े से वो, ये सब इमिट करे उसने। सॉर्टेड किसने? एक गैस के सैंपल। अब ये वो वाली वेवलेंथ है जो ये इमिट करता है, ये वो वाली वेवलेंथ है, या ये वो वाले फ्रीक्वेंसीज हैं, या फ्रीक्वेंसी तो नहीं, ये वो वाले वेवलेंथ्स हैं, ये वो वेवलेंथ के लाइट है जो वो गैस सैंपल इमिट करता है जब हम उसे एनर्जी देते हैं। हम कितनी भी एनर्जी देते हैं वो यही इमिट करेगा, इसके अलावा कुछ इमिट नहीं करेगा। ऐसा समझ लो ये उसका बार कोड है, इसका थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होने वाला। पर फिर हमने क्या करा? उस गैस व्हाइट लाइट को गैस से पास कर दिया। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर था, हमने व्हाइट लाइट को उस गैस से पास करा। जैसे ही हमने व्हाइट लाइट को गैस से पास करा, क्या हुआ? ये जितने भी व्हाइट लाइट को जैसे ही हमने गैस से पास करा, जितने भी जगह थी पूरी पूरी व्हाइट लाइट में से ये चीजें गायब हो गई। तो जो लाइट्स वो तब इमिट कर रहा था, जब हम उसको एनर्जी दे रहे थे, तो ये लाइट जब वो इमिट कर रहा था, एग्जैक्टली वही लाइट्स यहां से गायब हुई हैं। समझ रहे हो? मतलब एक गैस ने फिक्स कर रखा है कि इमिट करूंगी तो यही सब इमिट करूंगी, और अगर एब्जॉर्ब करूंगी कहीं से तो यही वेवलेंथ एब्जॉर्ब करूंगी। तो उसने अपनी कुछ वेवलेंथ डिसाइड कर रखी है कि अगर मेरे को खाना है तो यही वेवलेंथ खाना है, और अगर मुझे निकालना है, फेंकना है, तो यही वेवलेंथ फेंकू। ठीक। तो क्या हम एक गैस को डिफाइन कर सकते हैं इस चीज से? मतलब हमने गैस को डिफाइन ही कर दिया कि ये वो गैस है जो ये वेवलेंथ आती है और ये वेवलेंथ निकालती है। दैट्स इट। बड़ा समझ गया क्या? तो ये एक वेवलेंथ, एक गैस, वो गैस होती है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा ये वो गैस है जो इतने तरह की वेवलेंथ खाती है, इतने वेवलेंथ की तरह निकालती है। जो वेवलेंथ खाती है वही वेवलेंथ निकालती है सारी गैसेस। ठीक। तो हमने देख लिया अच्छा से ये, मतलब हमने एक स्पेक्ट्रा बना लिया, कि अच्छा हमें गैस का स्पेक्ट्रम पता है। तो हम जब भी कोई अननोन गैस मिलेगी, जब भी हमारे पास कोई अननोन गैस आ रही है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अच्छा इसको लाइट खिला के देखो और इससे लाइट निकलवा के देखो। तो हमने लाइट खिलाई, लाइट निकलवाई, तो उसमें एक स्पेक्ट्रा बना। हमने स्पेक्ट्रा को मैच करके देखा, हमारे पास एक ऐसा था, इसको मैच करके देखा, अच्छा ये तो ऑक्सीजन जैसी दिख रही, मतलब ये ऑक्सीजन गैस है। समझ गए? तो यही स्पेक्ट्रा हम दूसरे प्लैनेट्स पे ऑब्जर्व करते हैं। हम दूसरे के प्लैनेट पे पड़े हुए से आने वाली व्हाइट लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि वहां की व्हाइट लाइट में कौन सा स्पेक्ट्रा आ रहा है, और फिर उसको हमारे यहाँ की गैसेस से मैच करके देखते हैं। तो अगर हमें दूसरे प्लैनेट पर सेम तरह का स्पेक्ट्रा मिलता है, मतलब ये स्पेक्ट्रा जो हमारे यहाँ पे O2 दे रहा है और वहां से लाइट आ रही है, उसमें भी वही रेज है, तो हम बोलेंगे वहां पे O2 प्रेजेंट है। समझ गए? कहीं पे O2 प्रेजेंट नहीं थी तो O2 से आने वाले, उस प्लेनेट से आने वाली लाइट में O2 वाला स्पेक्ट्रा हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? भारी नॉलेज दे दिया चीकू भैया, खतरनाक। यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रा किस काम का है? तो देखो, प्रोड्यूस्ड बाय एटम, रिलीजेस एनर्जी, ये इमिशन है। तो ये दिखा रहा है कि एनर्जी रिलीज की जा रही है। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है भैया? ये एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही, लाइट जा रही है, उससे एनर्जी लूट ली गई है। ठीक है। कंप्राइज कलर लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, तो इसमें कलर लाइन होती है, इसमें डार्क लाइन होती है, लाइन गायब हो जाती है। समझ गए? तो इसमें थोड़ा गायब है, इसमें कुछ लाइन है।
कुछ ही लाइन है और इसमें कुछ लाइन गायब है, और दोनों को मैच कर देंगे एक ही हो जाएगा, सॉर्टेड। ठीक है, तो ये कंपोजिशन ऑफ मैटर, ये वही सेम चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके यूजेस क्या है। तो ये कहीं कहीं पर इस तरह से कंपोजिशन या दूसरे प्लेनेट पर ये सब चीजों को यूज करने के लिए पाई जाती है, यूज की जाती है। सॉर्टेड हुआ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक हो गया, इसका क्या यूज है, लाइन स्पेक्ट्रा का क्या यूज है। तो लाइन स्पेक्ट्रा समझते हैं क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रा उसका किस तरह से होता है, मतलब कि कौन कौन सी लाइन आती है, कौन कौन सी रेडिएशन वो शो करता है। लाइन मतलब कलर से लेना देना नहीं है, स्पेक्ट्रम नहीं है। ठीक है, वो वाला स्पेक्ट्रम नहीं जो अपन बात कर रहे थे, ये सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम है। क्या इसका क्या मतलब हुआ चिको भैया, ये वाली बात कि कौन कौन सी रेडिएशन से किस किस तरह की रेडिएशन ये एब्जॉर्ब कर सकता है और किस किस तरह की रेडिएशन ये इमिट कर सकता है। ठीक, तो हम देखेंगे कि ये वाला जो रेडिएशन इमिशन है ये किस वजह से किस तरह से हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो क्या होता है कि यहां पर हमारे पास ग्राउंड लेवल है ना, इसको बोल देते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। यहां पर हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट आ गया चिकू भाई, एक्साइटेड स्टेट। और यहां पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, इस चीज को समझो, है ना। तो यहां पे फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये सारे के सारे आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे कौन सा ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, दिस इज ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। समझ रहे हो क्या। अब क्या हो रहा है कि लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब समझो, जब भी यहां पर से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है तो वह जंप मारेगा, तो सपोज यहां का कुछ एनर्जी है, यहां का कुछ एनर्जी है, तो सपोज मैं बोल रहा हूं यहां का एनर्जी है कुछ -10 और यहां का एनर्जी है कुछ -20। तो जब यहां से यहां जंप मारा तो क्या बीच में कहीं रुक सकता है, नहीं। तो जब भी कोई एटम या जब भी कोई पार्टिकल कूद के ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये जो एनर्जी इमिट करेगा वो 10 से 20 आने पर 10 यूनिट की ही इमिट करेगा। ये बात समझ गए, तो 10 से 20 आया तो 10 ही इमिट करेगा। क्या ये 10 से कम या 10 से ज्यादा इमिट कर सकता है, नहीं। अगर इसे यहां से यहां जाना है तो 10 एब्जॉर्ब करने का पड़ेगा, इधर से इधर आना है तो 10 इमिट करना पड़ेगा, मतलब ये एब्जॉर्ब भी 10 ही करेगा और इमिट भी 10 ही करेगा। समझ गए, क्लियर है। तो इसे एब्जॉर्ब भी 10 करना है, इमिट भी इसे कितने करना है, सिर्फ 10 ही करना है। तो क्या ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने में कोई अलग वैल्यू कभी लेगा, नहीं। तो एक गैस का जो एटम है वो एक ही तरह की वैल्यूज हर बार नीचे जाने, इलेक्ट्रॉन को नीचे भेजने के लिए, एब्जॉर्ब करने पर नीचे से ऊपर जाता है तो सेम फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, सेम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब रिलीज करना है तब भी सेम ही एनर्जी रिलीज करेगा, सेम ही कॉम्बिनेशन वो रिलीज करेगा। ठीक, सॉर्टेड है। इसी चीज को हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रा। किस चीज का स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा। अब देखो ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा किस शक्ल का दिखता है, ये कैसे पता चलता है कि कौन सा स्पेक्ट्रा है, कौन सी तरफ से है, किस तरह की चीजों के ऊपर आधारित है। चलिए ये देख, तो देखो, तो फिर इसमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास अलग अलग तरह के एनर्जी लेवल है ना, इस तरह के एनर्जी लेवल बने होते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट है ना, इसे बोल देते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, इस तरह से। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है एनर्जी लेके ऊपर तो कहीं भी जा सकता है ना, तो कोई इलेक्ट्रॉन है सपोज एनर्जी लेकर के ऊपर चला गया, अब जंप मार के ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहां से लेके जंप मार के इधर आया, यहां से लेके जंप मार के इधर इधर इधर, बड़ा समझे तो ये बहुत सारे वो बन गए, कलर बन गए। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन सपोज यहां पे चला गया ऊपर और जंप मार के सेकंड में आ रहा है, ठीक, अब कोई इलेक्ट्रॉन था जो और ऊपर चला गया इधर कहीं पे और जंप मार के थर्ड में आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन था और ऊपर गया, अब वो जंप मार के कहां आ रहा है, इसमें फोर्थ में आ रहा है। समझे, तो बेटा ये, और कोई जंप मार के फिफ्थ में आ रहा है, कोई है जो भैया गया था ऊपर और जंप मार के कहां आया, वो फिफ्थ में आया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। सब लोग जंप मार मार के अपने अपने हिसाब से किसी ऑर्बिट में आ सकते हैं। वो जंप मार के यहाँ 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 ऐसे करते हुए भी आ सकता है, वो जंप मार के ऐसे ऐसे कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो जब भी ऊपर से जंप मार के आया जा रहा है किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो इसे बोला जाता है सीरीज। अगर सब फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से कूद के फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं, तो ये जो सीरीज, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आने में जो लैम्डा रिलीज करेंगे, इसे बोला जाएगा लाइमन सीरीज। ठीक,
इसे बोला जाएगा बाल्मर सीरीज। तीसरे वाले को बोला जाएगा ब्रैकेट सीरीज, लेबल्मा। लेबल्मा। ओके, तो यह है लाइमन बाल्मर लाइमन बाल्मर ब्रैकेट पाश्चन एंड पीफंड। लाइमन बाल्मर ब्रैकेट पाश्चन पीफंड। सॉर्टेड भैया, एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर। तो यही अलग अलग सीरीज है। अगर तुम सारे कूद के फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हो तो लाइमन, सारे कूद के सेकंड ऑर्बिट में आ रहे हो दैट इज बाल्मर, सारे कूद के थर्ड में आ रहे हो दैट इज ब्रैकेट पीफंड एंड पाश्चन एंड प्रीफंड। ठीक, तो हमने फिर इस तरह से लेमडा निकालना शुरू करा, सबका लेमडा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, n इनिशियल का स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ आएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने इस पूरी की पूरी चीज को निकालना शुरू करा तो हमने देखा कि भैया अलग अलग तरह से इसके वैल्यू है, और ये जो r है इसे बोलते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। इसे लगभग तुम 8 भी मान सकते हो। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 10, 9, 8 और 10 to the power 7। 10, 9, 8, 7 यहाँ पे लिख देंगे 1। तो 10, 9, 8 और 7। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज रेडबर्ग कांस्टेंट। n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 जो भी तुम लिख सकते हो। अगर बाल्मर सीरीज है तो ये चीज फिक्स हो जाएगी, फाइनल वैल्यू 2 है। बाल्मर का मतलब तुम कहां पे आके गिर रहे हो, सेकंड ऑर्बिट में। ऊपर से जंप मार के आए हो, सेकंड ऑर्बिट में गिर रहे हो, तो ये वाली चीज फिक्स हो जाएगी। इसी के बाद बाल्मर में देखो सब तरह की वेवलेंथ निकाल के कैलकुलेशन डाल रखा है, सो ऑन जितना तक जा सकते हो। लाइमन, पाश्चन, ब्रैकेट और पीफंड। लाइमन में n की वैल्यू 1 होगी, पाश्चन में n की वैल्यू 3 होगी, ब्रैकेट में 4 होगी और पीफंड में 5 होगी। ठीक, ऊपर से ही जंप मार के कोई नीचे आएगा। सारी की सारी सीरीज आपको बता रखी है, समझ गया भैया। इसी चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिमिट्स ऑफ द लाइमन, पाश्चन एंड बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा डिनोटेड बाय इतना इतना एंड इतना। ठीक है, तो लाइमन, लेमडा p एंड लेमडा p, बड़ा समझ गए। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, एकदम शॉर्टेस्ट वाली वेवलेंथ जो एकदम पास से ही जंप किया गया है। तो चलिए देखते हैं, पास से ही जंप किया गया, ये वाली वेवलेंथ का आंसर आ जाएगा ए। कैसे चीकू भैया, कैसे निकालेंगे? लाइमन, पाश्चन और ब्रैकेट आपको निकालना है पास, जस्ट एग्जैक्ट वाली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/λ। 1/λ will be equals to r is equals to 1/2 square minus 1/3 square. This is going to be shortest. जो सबसे पास से जंप हुआ वो शॉर्टेस्ट होगा। 1/λ is going to be equals to r into 1/3 square minus 1/4 square. बड़ा समझ गए। तो जो भी जस्ट 4 से 3 में आए, 3 से 2 में गए, 2 से 1 में गए, that is going to be shortest, सबसे छोटा जंप। हम इनकी वेवलेंथ निकालेंगे, हमें इसके बाद जो रिश्ता मिलेगा वो ए वाला मिल जाएगा। एवरीवन इज सॉर्टेड भाई। अगला लाइमन वाली जो सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की, विच लाइज इन कौन सा रीजन, तो इट इज गोइंग टू बी इन अल्ट्रावायलेट रीजन। सॉर्टेड है, किस रीजन में होगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ये हमें याद रख के चलना है। ऐसे ही दूसरे का भी आ जाएगा भैया कि कौन सी सीरीज है जो विजिबल रीजन में आती है। लाइमन वाली किस में आती है, अल्ट्रावायलेट में, बाकी सारी किस में आती है, इंफ्रारेड में। सिर्फ बाल्मर सीरीज किस में आती है, विजिबल रीजन में। सॉर्टेड, सिर्फ बाल्मर सीरीज। तो हमने लाइमन, बाल्मर, ब्रैकेट, पाश्चन, प्रीफंड, तो ये जो तीनों है ये किस में है, इंफ्रारेड में। ये वाली किस में है, यूवी में। और ये सिर्फ है विजिबल रीजन में। अगर आप नोट करना चाहते हो कर लो, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अगला हमारे पास क्या पूछ लिया भैया कि बोर के पॉस्टुलेट क्या थे। तो ये सारी की सारी जो कहानी थी, इसमें बोर के 3 पॉस्टुलेट कौन कौन से थे। तो पहला पॉस्टुलेट यही था, इलेक्ट्रॉन भैया जो रिवॉल्व करता है वो अंदर जाकर के नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि भैया स्टेशनरी स्टेट्स होते हैं। स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। सेकंड चीज भैया, एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, क्वांटाइज्ड होता था, जो कि हमने लिख दिया NH/2π होता था एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन यही तीसरा वाला पॉस्टुलेट। तीसरा पॉस्टुलेट ये था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ फोटोन छोड़ेगा और फोटोन को लेगा, तभी यहां से यहां तक जा पाएगा। अगर इतनी एनर्जी गैप का फोटोन नहीं, जैसे सपोज यहाँ पे एनर्जी गैप 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसे फोटोन हम 11 का दे रहे हैं, तो क्या है ऊपर लेकर के जाएगा, नहीं। इसे हम 8 का दे रहे हैं, नहीं। अगर 10 का फोटोन मिलेगा तभी ये नीचे से उछल के ऊपर जाएगा, और
जब एनर्जी रिलीज करेगा तो ऊपर से उछल के नीचे आएगा और 10 का ही फोटोन छोड़ेगा। तो जितना एनर्जी गैप है उतना एनर्जी का ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ गए बहुत अच्छे से भैया बात है, क्लियर है? तो भैया द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन nth ऑर्बिट इज गोइंग टू बी, ये तो फर्जी सवाल हो गया यार। क्लियर? स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है वो यहीं पे आपको मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी डाल दी। ये सारी की सारी चीज जो अपन पहले से डिराइव कर चुके हैं वही सारी की सारी चीजें यहाँ पर करी हुई है, एनर्जी वगैरह सब कुछ सॉर्टेड है भैया। अब द रेशो, ही रेशो नहीं, द रेशो ऑफ एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट बोला है तो ध्यान से देखना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो n इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 1, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर? अब अगर मैं यहीं पे रेशो पूछूंगा एनर्जी फर्स्ट का तो आ जाएगा -13.6 n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। एनर्जी 2 का रेशो पूछूंगा तो आ जाएगा -13.6 z स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। इनका जैसे ही अपन रेशो लेंगे ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, z स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, E1 अपॉन E2 आ जाएगा N2 का स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। N2 क्या होगा भैया? N2 क्या है? हमें सेकंड स्टेट पे कौन है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दैट इज 3, 9 अपॉन 4। क्लियर है भैया? ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। ये देखो बोर का पॉस्टुलेट है कि भैया स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्टेशनरी एनर्जी में होता है, वो रेडिएट नहीं करता, कोई भी रेडिएट नहीं करता। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑल द क्लासिकल फिजिक्स मूविंग इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट्स। ठीक है, हमेशा हर बार मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है वो रेडिएट करता है, पर इस केस में मूविंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक्सप्लेनेशन वाली जो बात है, एक्सप्लेनेशन वाली बात जो है वो सही नहीं है। दोनों एक दूसरे, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट आई विल से कि एक्सप्लेनेशन दोनों का, इसका ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी है कि व्हाई इट डू नॉट रेडिएट, क्यों रेडिएट नहीं कर रहा, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये तो ये बोल रहा है कि हाँ पुराने सब में सब रेडिएट करते थे। ये दोनों स्टेटमेंट सही है पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसका आंसर बी आएगा। सॉर्टेड भैया। अगला वाला सवाल, द एंगुलर स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट विल बी प्रोपोर्शनल टू। ध्यान से देखिए भैया, एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू भैया v by r। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर? v इज इक्वल्स टू z by n अपॉन n स्क्वायर बाय z, नन्नास तो आ जाएगा z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। ओमेगा इज इक्वल्स टू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब, तो n का क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। सॉर्टेड है प्राणियों? ठीक है, अब देखो एनर्जी, ये वाली एनर्जी क्या होगी? लो एनर्जी होगी, एकदम सही, एकदम ग्राउंड स्टेट। जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो एनर्जी खत्म 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 इस तरह से होती जा रही है। एनर्जी का जो है ये आपको बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें, ये पूरा मैं तो बोलूंगा इनफैक्ट जितनी चीज ये है ये सारे वैल्यूज याद होने चाहिए, इनका गैप भी याद होना चाहिए। जैसे यहां से यहां तक का गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, बहुत बड़ा गैप है बेटा, ये भी याद होना चाहिए। यहाँ का भी गैप याद होना चाहिए कि 0.89 वगैरह जो भी यहाँ का गैप है 0.89 का, वो गैप तुम्हें याद होना चाहिए। हर चीज आई विल से कि याद होनी ही चाहिए आपको। कूल, ओके, सॉर्टेड है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के सारी की सारी एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें आपको सब कुछ यहाँ पर लिखी हुई है। अगला सवाल देखते हैं। हर ये चीज जो भी है याद रखनी है, याद रखने का बहुत है। 6-7 फॉर्मूले मैंने जो बताया वो याद रखने, उसके बाद ये एक ग्राफ याद रखना जो एनर्जी वाला, ग्राफ मतलब डायग्राम, क्या क्या एनर्जी का गैप है वो याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज दिस, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक टेक दैट इलेक्ट्रॉन इन द एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज n इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से यहां तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो यहां पर कितनी है? -13.6 है। ठीक है, अभी देखा था ना अपन ने, यहाँ पे -13.6 है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में -3.4 है। तो यहाँ कितना है? -3.4। तो यहां से यहां ले जाना है, इधर ले जाना है, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी? तो हमें जो फोटोन चाहिए होगा वो होगा E फाइनल माइनस E इनिशियल, दैट इज -13.6 माइनस 3.4। तो जो एनर्जी आएगी 10.4, सॉरी 10.2।
10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये नीचे से ऊपर जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑन हाइड्रोजन एटम इमिट्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? तो बेटा फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये सवाल को सॉल्व करना और कमेंट में आंसर बताना है आपको कि विच वन इज गोइंग टू बी हैविंग द हाईएस्ट 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 फ्रीक्वेंसी। जिसका लैम्डा सबसे कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगा। तो मेरे हिसाब से जब भी एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, तो सेकंड से जब वो फर्स्ट में जा रहा है तो वो एक फोटोन इमिट करेगा और सबसे बड़ा फोटोन इमिट करेगा। क्यों चीकू भैया? क्योंकि हमने यही देखा था ना, सबसे बड़ा एनर्जी गैप तो यही है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो यहां से यहां जाने में सबसे ज्यादा मेहनत, यहां से यहां आने में सबसे ज्यादा बड़ा फोटोन। तो सबसे ज्यादा लैम्डा, इधर से इधर तक सबसे ज्यादा एनर्जी जाएगी। कहां गया भाई? हाँ, इधर से इधर तक सबसे ज्यादा एनर्जी मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो 2 to 1 जाने में सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी। क्लियर है? और मैंने सॉल्व कर दिया होमवर्क वाला सवाल। ये वाला सवाल है, इसको तुम सॉल्व करके बताओ कि भैया इसमें कितना होगा। आंसर बताना है तुम्हें जल्दी से। ठीक, सॉर्टेड है। अब मैं इसका आंसर नहीं बता रहा तुम्हें। यहां पर अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। काफी सारे सवाल मैं होमवर्क के अंदर देना चाह रहा हूं। बेटा देखो, यही सेम चीज है जो वहां पे बताया, लाइन स्पेक्ट्रा। इसी सबको लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, है ना? ये जो अपन ने ड्रॉ भी करा था, ये सेम टू सेम चीज है। इसे लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं कि इतने तरह की लाइन या इतने तरह की वेवलेंथ इमिट कर सकता है एक गैस, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन उछल के ऊपर गया, नीचे आया, इतने तरह की गैस इमिट कर रहा है। ओके, अब यहां पे बोला भैया द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज इतना, द एनर्जी ऑफ H+ आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। बड़ा अच्छा सवाल। तो यहां पर हमसे बोल दिया भैया -13.6 Z² n²। ओके, तो यहां पे लिखेंगे -13.6 Z²। Z की जगह क्या डालेंगे जरा बताना? Z की जगह हम डालेंगे हाइड्रोजन के हीलियम के लिए 2² और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट इज अगेन 2²। खच खच, ये भी आ जाएगा B। एक मिनट, गलत कर दिया क्या कुछ? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी H+ आयन के लिए Z², Z उसका एटॉमिक नंबर होता है 2² n होल। बट आई थिंक सेकंड आंसर ही सही है। कुल यहां इसकी लिमिटेशन क्या है? बोर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन समझते हैं। तो बेटा बोर एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल ऑन हाइड्रोजन एटम। मतलब जो भी उन्होंने एक्सप्लेन करा वो काफी सही है, लेकिन वो जो चीज वो बता रहे थे, जो फॉर्मूला उन्होंने बताए गए हैं, वो फॉर्मूला बताए गए हैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये कभी भी हम उनके लिए किसी भी और चीज के लिए, किसी भी और एटम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा वाला कि क्या हुआ कि भैया जो मॉडल है करेक्टली प्रिडिक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड। ये बिल्कुल सही है भैया कि एकदम सही इमिट है, लेकिन द मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी इन द स्पेक्ट्रम। तो उनकी रिलेटिव इंटेंसिटी और जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनके बारे में कोई बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर पाया। ठीक, तो अब एक और चीज कि ये जो था ये पॉस्टुलेट था, इसका कोई प्रूफ नहीं था कि ऑर्बिट जो है उनके अंदर की एनर्जी कांस्टेंट है। बिल्कुल पॉस्टुलेट था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। तो प्रूफ कैसे हुआ? वो प्रूफ किया गया डी ब्रॉगली ने। तो इनका क्या नजरिया था? इनका नजरिया यह था, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया सिर्फ ये कि क्या तुमने सुना है कि वेव्स होती हैं तो वेव्स इधर जाती हैं, ये ट्रेवलिंग वेव होती है। अगर इसी वायर पे एक वेव इधर भी आती रहे तो दोनों वेव सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की अगर मिल गई तो यहां पर ये किस तरह की एक वेव बना लेंगी? एक वेव उधर जा रही है, एक वेव इधर जा रही है, इन्होंने स्टैंडिंग वेव बना ली। ठीक, स्टैंडिंग वेव में इसमें एनर्जी इधर जा रही है, इसमें एनर्जी इधर जा रही है, स्टैंडिंग वेव में एनर्जी कहीं भी नहीं जा रही। तो स्टैंडिंग वेव के अंदर क्या होता है? एक स्टैंडिंग वेव के अंदर क्या होता है? एनर्जी कांस्टेंट होती है। एक स्टैंडिंग वेव के अंदर क्या हो जाता है? एनर्जी कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर एक कहीं पर स्टैंडिंग वेव बनी हुई है तो वहां पर एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, तो स्टैंडिंग वेव के अंदर अगर हम देखेंगे, कभी भी देखेंगे, तो हमें बात बहुत अच्छे से पता चलेगी कि स्टैंडिंग वेव के अंदर एनर्जी क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। अगर एनर्जी कांस्टेंट आ गई तो हम खुशी से बोलेंगे कि हाँ भैया, वाह 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 वाह, हमारे पास क्या है? स्टैंडिंग वेव है। मुबारक हो, स्टैंडिंग वेव हुआ है। तो हमारे पास स्टैंडिंग वेव कब बनेगी? जब एनर्जी कांस्टेंट होगी। जब भी स्टैंडिंग वेव बनेगी एनर्जी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो अब यही चीज
यही चीज डी ब्रॉय ने बताई कि लोग पूछते थे स्टैंडिंग वेव में एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो जब लोग पूछा करते थे कि एक ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी वो रेडिएट क्यों नहीं कर रहा। एनर्जी तो रेडिएट करता है इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मूविंग है पर वो एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं कर रहा। तो इसने बोला, डी ब्रॉगली अंकल ने यहां पर बोला, इन्होंने बोला कि भैया यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर में है ही नहीं। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो स्टैंडिंग वेव बना रहा है। समझ गए क्या? यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, स्टैंडिंग वेव बना रहा है। स्टैंडिंग वेव बना रहा है क्या मतलब, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्टैंडिंग वेव बना रहा है। मतलब यहां पर ये वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इतना तेज घूम रहा है कि इट इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ मैटर वेव्स। कैसे रह रहा है ये, मैटर वेव्स की तरह रह रहा है। हर एक प्राणी को बहुत अच्छे से क्लियर किस तरह से रह रहा है भाई, ये मैटर की वेव्स की तरह रह रहा है। मतलब मैटर की वेव्स हैं यहाँ पे। ओके चीकू भैया, किस चीज की वेव है, मैटर की वेव है। ओके मतलब मैटर की वेव है। तो अगर इसका आप चार्ज की बात करोगे या इसके अंदर से एनर्जी रेडिएट होने की बात करो तो कैसे होगी, ये तो पार्टिकल है ही नहीं। एनर्जी रेडिएट तो पार्टिकल करेगा, वेव थोड़ी करेगी एनर्जी रेडिएट। तो यहां पर ये स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में रहता है। पर किस वेव के फॉर्म में रहता है, स्टैंडिंग वेव, क्योंकि स्टैंडिंग वेव की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बेटा समझ गए, यही बात करी थी, स्टैंडिंग वेव के अंदर एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। इसलिए पार्ट ये हमेशा किस तरह से के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल किस तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेव के फॉर्म में। और कौन सी वेव, स्टैंडिंग वेव। बेटा समझ गए। तो उस स्टैंडिंग वेव का लैम्डा h/p होगा। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mvn रख देंगे। m अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से आपको उसका लैम्डा भी मिल जाएगा। एवरीवन इज सुपर क्लियर, सॉर्टेड। ठीक, यहीं पे क्या थी, स्टेट द बोस कंडीशन इन टर्म्स ऑफ डी ब्रॉय। ये सारी की सारी बात वहीं पे बोली गई है। अगला चीज, द डी ब्रॉय wavelength associated with the electron in n is equals to 4 level will be। क्या आप ये बात पता कर सकते हो भैया कि n is equals to 4 लेवल पे क्या वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी। तो हमें बहुत अच्छे से पता है भाई, हमें बहुत अच्छे से पता है लैम्डा विल बी इक्वल्स टू h अपॉन mv, h अपॉन m zn। बेटा समझ गए, h अपॉन m v मतलब z और n। अगर n 4 है तो लेमडा भी क्या होगी, 4 गुना होगी भाई। ठीक, 4 टाइम्स द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। क्लियर है, सॉर्टेड है। तो बस यही तक था, जो था यही था एटम चैप्टर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। दिस इज मी चीकू भैया साइनिंग ऑफ। बाय बाय, गुड नाइट।